नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम पर। मैं हूं प्रियंका सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। आज हमारे साथ अंजना मैडम है यहाँ, जो कि शिक्षा शास्त्र में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, जो आज हमें बताएंगी कि आखिर हम और हमारे जो बच्चे हैं वह सीखते कैसे हैं। मैम हमको रॉबर्ट गेनी का जो सीखने का पिरामिड है वह क्या है, मैं पहले बता दूं आपको कि यह जो टॉपिक है वह एमए शिक्षा शास्त्र के प्रथम सेमेस्टर शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार से लिया गया है। अब मैडम आपको बताएंगी कि सीखने का जो पिरामिड है वह क्या है। धन्यवाद मैम। देखिए, गेने ने 1965 में सीखने की 8 अवस्थाएं बताई। उन्होंने इसको एक पिरामिड के रूप में रखा, जिसका मतलब होता है कि जब तक आप नीचे की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तब तक आप शिखर तक नहीं पहुंच सकते। आपको शिखर पर पहुंचने के लिए नीचे की सीढ़ी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आइए इसे बहुत ही सरल भाषा में और उदाहरणों के साथ समझते हैं। पहली सीढ़ी है सांकेतिक सीखना, यानी कि सबसे निचला जो पायदान है वो है आपका सांकेतिक सीखना, जो पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ हम संकेतों से सीखते हैं। गेने का मानना था कि सीखने की शुरुआत हमेशा अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं से होती है, जहाँ बच्चा किसी तटस्थ उद्दीपक यानी कि नेचुरल जो स्टिमुलस होता है उसके प्रति क्या करता है, वैसी ही प्रतिक्रिया देना सीख जाता है जैसा कि उसे वह प्राकृतिक उद्दीपक के प्रति देता है। जैसे पावलोव के प्रयोग में कुत्ता क्या कर रहा था, घंटी यानी कि संकेत सुनकर लार टपकाता था, वैसे ही बच्चा किसी खास चेहरे या आवाज या फिर कहें संकेत को देखकर मुस्कुराना या डरना सीखता है। मैम जो इसका महत्व क्या है, क्या आप हमें उदाहरण के साथ बताएंगी? बिल्कुल मैडम। गेने ने इसे सीखने के सबसे नीचे इसलिए रखा क्योंकि यह सीखने का सबसे सरल और यांत्रिक रूप है, जहां बुद्धि का प्रयोग कम और आदतों का निर्माण ज्यादा होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है तो बच्चा क्या करता है, बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि घंटी संकेत है कि अब उसे कहाँ जाना है, घर जाना है, यानी कि उसकी छुट्टी हो चुकी है। अब दूसरा जो पायदान है यानी दूसरी सीढ़ी जो है वो है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। दूसरी सीढ़ी पर गेने ने क्या किया, बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन को स्थान दिया। गेने का मानना था कि जहां सीखना केवल संकेतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति सक्रिय यानी कि एक्टिव होकर प्रतिक्रिया देता है। गेने के अनुसार जब व्यक्ति कोई सही अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करता है तो उसके बदले में उसे क्या मिलता है, पुरस्कार या संतोष, जिसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अब जब वो मिलता है तो वो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या हो जाती है, पक्की हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर कोई प्रतिक्रिया करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे क्या मिलेगा, पुरस्कार या उसके बदले कुछ न कुछ मुझे मिलेगा। तो वो उसकी प्रतिक्रिया क्या हो जाती है, पक्की हो जाती है। जैसे स्किनर ने क्या किया था, बॉक्स में चूहा क्या करता था, जैसे ही लीवर को दबाता था तो उसे पता होता था कि कुछ न कुछ उसे मिलेगा। तो गेने ने इसे मानवीय सीखने पर भी लागू किया। उन्होंने क्या किया, एक छोटा बच्चा जब टूटे फूटे शब्द बोलता है तो माँ उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगती है, तो बच्चा उस शब्द को बार बार बोलना सीख जाता है। यहाँ शब्द बोलना क्या थी, क्रिया थी, और माँ का जो प्यार करना था वो क्या था, उसके लिए रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा था। गेने ने स्किनर से यह सीखा कि सीखने के लिए अभ्यास और परिणाम दोनों जरूरी हैं। बिना किसी सुखद परिणाम के बच्चा नई आदतों को लंबे समय तक नहीं सीख पाता, यानी कि उसको बीच बीच में क्या देना आवश्यक होता है, रीइंफोर्समेंट। अब मैडम तीसरी सीढ़ी की बात करें तो वो है सरल श्रृंखला सीखना, यानी कि सिंपल चेन लर्निंग। बिल्कुल, यहाँ पर क्या करता है, छोटी छोटी क्रियाओं को एक क्रम में जोड़ना सीखता है। इसे क्या कहते हैं, पेशी सीखना, यानी मोटर लर्निंग भी कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, ताले से दरवाजा खोलना, ये क्या है, एक क्रियात्मक श्रृंखला है। हमें सुनने में तो लग रहा है कि चाबी पकड़ी और ताला खोल लिया, लेकिन कहीं न कहीं जहाँ सीखने की जो प्रोसेस होती है वो एक श्रृंखला में होती है। यह एक सबसे सटीक उदाहरण है, क्योंकि इसमें हर कदम पिछले कदम से जुड़ा होता है। यदि अगर क्रम बिगड़ता है तो काम नहीं होगा। मैडम देखिए, जैसे पहला चरण है बंद दरवाजा देखना और अपनी जेब से चाबी निकालना, यानी कहीं न कहीं क्या हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है।
और दूसरा चरण चाबी को हाथ में होना, फिर चाबी को ताले के छेद में सही तरीके से डालना। और तीसरा जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, चाबी का ताले के अंदर होना और उसके पश्चात चाबी को दाएं से बाएं की ओर घुमाना। और जो चौथा चरण यानी चौथा रिस्पॉन्स है वो है क्लिक की आवाज आना और फिर हैंडल दबाकर दरवाजा खोलना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कई छोटी छोटी क्रियाओं को एक क्रम में जोड़कर लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं सफल भी हो जाते हैं। तो इसी को रॉबर्ट गेने ने कहा श्रृंखला सीखना, यानी कि चेन लर्निंग सी। अब मैडम चौथा जो है वो है शाब्दिक साहचर्य सीखना। यहाँ पर क्या होता है कि हम शब्दों और भाषाओं को जोड़ना सीखते हैं। साधारण शब्दों में जब हम शब्दों के बीच संबंध बनाना सीखते हैं या किसी वस्तु को उसके नाम से जोड़ते हैं तो उसे शाब्दिक साहचर्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बच्चा क्या करता है, शब्द सुनकर सेब अगर सुनता है, उसके सामने उसका लाल रंग यानी कि उसके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि वो कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। और कहीं न कहीं उसका जो स्वाद होता है वो भी अपने मन में वो जोड़ लेता है। या अगर हम कहें कि बिल्ली या कुत्ता बोलने पर या देखने पर उसकी आवाजें निकालने लग जाता है बच्चा, तो ये है शब्द साहचर्य सीखना। अब अगला है विभेदीकरण सीखना। इस स्तर पर बच्चे क्या करते हैं, दो चीजों के बीच अंतर करना सीख जाते हैं। मैडम उदाहरण अगर ले लें तो एक बच्चा जब यह समझ जाता है कि क्रिकेट की बॉल और फुटबॉल की बॉल क्या होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं, या फिर कहें गणित में त्रिभुज और चतुर्भुज के बीच क्या अंतर होता है, तो ये कहलाता है आपका विभेदीकरण, यानी कि कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन करना सीख गया है दो चीजों के बीच। अगला है संप्रत्यय सीखना, यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग। यहाँ चीजों के गुणों के आधार पर वो क्या करता है, उनका एक नाम या वर्ग बनाना सीख जाता है। उदाहरण ले लें तो जब बच्चा शेर, बाघ और तेंदुए को देखकर यह समझ जाता है कि ये हैं तो सभी जंगली जानवर, ये सब के सब किसमें आते हैं, जंगली जानवर की श्रेणी में आते हैं। कहीं ना कहीं वो किसी भी चीज को देखकर वो समझ जाता है कि जैसे खाने की चीजों को कि ये कच्चा खाया जा सकता है, ये पका कर खाते हैं, ये खट्टा होता है, ये मीठा। कहीं ना कहीं वो क्या करता है, उनको उनके गुणों के आधार पर कहीं ना कहीं वो वर्ग में रखना या नाम देना सीख जाता है। अगला है नियम सीखना। यह दो या दो से अधिक संप्रत्ययों के बीच संबंध बनाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो विज्ञान में यह सीखना कि गर्मी में धातु फैलती है, या गणित के सूत्र और व्याकरण के नियम सीखना। और लास्ट में आता है हमारा कहीं ना कहीं समस्या समाधान। यह पिरामिड की क्या होती है, सबसे ऊंची चोटी होती है। हम सीखे हुए नियमों का क्या करते हैं, यहाँ पर उपयोग करते हैं और कई समस्याओं का हल निकालना सीख जाते हैं। उदाहरण के तौर पर गणित के कठिन सवाल हल करना या जीवन की किसी उलझन का रास्ता निकालना इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। वेरी इम्पोर्टेंट मैम, यानी कि सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल मैम। गेने कहते हैं कि यदि बच्चों को नियम समझ में नहीं आ रहा है तो शायद उसका विभेदीकरण या शब्द ज्ञान कमजोर है। इसलिए हमें नीचे से क्या करना चाहिए, ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। कहने का मतलब है पहले सरल चीजें सिखानी चाहिए, फिर उसके बाद उसको कठिन चीजों की ओर लेके जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोतागणों के लिए साझा की। दोस्तों उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि सीखने की डगर सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे पार की जाती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सबसे निचला जो स्तर होता है यानी निम्न स्तर होता है वो होता है सबसे सरल यानी कि सांकेतिक सीखना, और सबसे उच्च स्तर होता है यानी कहते हैं सबसे कठिन स्तर जो होता है वो होता है समस्या समाधान। विशेष बात यह है कि गेने का यह सिद्धांत शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षण को व्यवस्थित बनाता है। अच्छा छात्रों, मैंने जो समझाया उससे संबंधित आपके समझ में कुछ आया या नहीं आया, जैसा भी आपको लगता है, अगर नहीं आया तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं।